हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 1। इसके गद्य खंड का दूसरा अध्याय है दोपहर का भोजन। ये कहानी हमारे सामने अमरकांत जी ने रखी है। आज इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। जैसे हमने बताया क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव, क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ, इसलिए परेशान मत होइएगा, ये मत कहिएगा कि हमारा सिलेबस में नहीं है। तो आज जैसे हम कर रहे हैं इलेक्टिव, यानी कि कोर और इलेक्टिव जो दो कोर्स हैं, इन दोनों में ही सेपरेट अलग अलग बुक्स चलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपका कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग वीडियो देखिए। आज हम इलेक्टिव करा रहे हैं, तो इसमें जो बुक चलती है वो है अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1, और इसके अलावा एक बुक और है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम, जो क्लास 11th और 12th में कंबाइंड रूप से चलती है। यानी कि इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो जो 11th के हमारे चैप्टर हैं, उनमें से भी कुछ चैप्टर जो हैं वो कोर और इलेक्टिव दोनों के हैं, कुछ कोर के हैं, कुछ इलेक्टिव के हैं। तो पढ़ाते समय इस बुक को मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करते हुए चलूंगी, कौन कौन से चैप्टर किस सिलेबस के हैं या किस क्लास के हैं, ये आपको मैं बताऊंगी। लेकिन जैसा कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको अपनी बुक अंतरा भाग 1, तो ये हमारी बुक दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज हम कर रहे हैं गद्य खंड का दूसरा अध्याय, वो है दोपहर का भोजन। ये एक कहानी है जहां पर एक परिवार की आर्थिक दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसको देखकर या पढ़कर हमें बहुत तकलीफ होती है। ये कहानी हमारे सामने अमरकांत जी ने रखी है। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सभी हम कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको पूरी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस दो तरीके से आते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ देखेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न भी जो हैं वो हमारे जो दो तरीके से आते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आपके पेपर में लिख कर नहीं आएगा, ये आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर आपकी वर्ड लिमिट वहाँ पर दी गई है 35 to 40 वर्ड्स या 25 to 30 वर्ड्स, तो इसका मतलब है कि वो प्रश्न आपका लघु उत्तरीय है। और दूसरा, अगर वो उसकी वर्ड लिमिट आपकी 50 to 70 वर्ड्स के बीच में रहती है, तो इसका मतलब वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, मगर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के चेहरे पर व्यग्रता के क्या कारण थे? इस पूरी कहानी में जो सेंट्रल में है वो है सिद्धेश्वरी। वो अपनी सभी परिवार के सदस्यों की चिंता को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि वो खाना तो बना रही है, लेकिन खाना इतना नहीं बना है कि वो सभी लोगों के लिए, पांचों सदस्यों के लिए पूरा पड़ पाए। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत चिंतित है। सिद्धेश्वरी के चेहरे पर अपनी आर्थिक विपन्नता तथा परिवार के सदस्यों की चिंता के कारण व्यग्रता फैली हुई है, क्योंकि उसके घर में इतना पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने केवल 7 रोटियां बनाई थी, जिन्हें 5 सदस्य खाने वाले थे। वह भूख से व्याकुल थी, जिसे वह पानी पीकर मिटाती है। अब उसको खुद को भी भूख लगी है, तो वो पानी पी लेती है कि भाई मेरी भूख मिट जाए। अब 7 सदस्य, जो 5 सदस्य, उनके बीच उसने 7 रोटियां बनाई। अब एक व्यक्ति को भी 2 रोटियां नहीं मिल रही हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को कम ही रोटियां मिलेंगी खाने के लिए। तो इस बात से वो परेशान है। जब वो भूख से व्याकुल होती है, तो खुद पानी पीकर अपनी भूख को शांत करती है। रामचंद्र के बेजान अवस्था में लेटे होने तथा बड़कू बड़कू कहने पर भी उसका उत्तर ना देना उसे अत्यंत विचलित कर देता है। सिद्धेश्वरी का अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन ना दे पाने की असमर्थता उसकी व्यग्रता का मुख्य कारण है। तो कहने का तात्पर्य है, उसका जो बेटा है रामचंद्र, वो बेजान होकर लेटा है। उसको वो बड़कू बड़कू बुलाए, लेकिन कोई भी आशा उत्तर नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया गया कि सिद्धेश्वरी के परिवार में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए, और वो नहीं, अब चूंकि वो घर की गृहिणी है, वो सबको पूरी तरीके से खाना नहीं दे पा रही है, इस बात से भी वो परेशान है। यही परेशानी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है, और यही उसकी व्यग्रता का कारण भी है। प्रश्न संख्या 2 है,
रामचंद्र घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किन संघर्षों से गुजर रहा है। अब रामचंद्र जो है वो घर की स्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भाई देखिए घर के जितने भी सदस्य हैं वो अकेला है, पिताजी की नौकरी भी छूट चुकी है, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से कमाने के लिए। तो वो क्या क्या प्रयास कर रहा है वो चीज़ आपको बतानी है। रामचंद्र घर का सबसे बड़ा बेटा, 3 बेटे हैं ना, तो सबसे बड़ा बेटा कौन सा है? रामचंद्र, जो घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इंटर पास करने के बाद दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखने लगा है कि भाई ठीक है अब इंटर के बाद पढ़ना ठीक है, लेकिन अब चूंकि हालत ऐसी बुरी है घर की कि यहाँ पर पहले पैसे का इंतजाम करना ज़रूरी है, तो उसने पढ़ाई के बाद तुरंत काम शुरू कर दिया है। रामचंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष है। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां हैं। निर्धनता व निराशा के कारण थका हारा धन से चौकी पर बैठ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो घर में जब आया तो एक तो थका हारा है, क्योंकि कहते हैं ना जब हम मन से थके होते हैं, उसे पता है घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, तो वो इतना दुखित है कि वो उसी दुखित अवस्था में घर आता है और धरने से चौकी पर बैठ जाता है। मतलब कहते हैं ना एक आराम से बैठना होता है, एक बहुत जोर से बैठना होता है, वो जोर से बैठ जाता है। सॉरी। निर्धनता व निराशा के कारण थका हारा धन्य से चौकी पर बैठ गया और वहीं बेजान सा लेट भी गया। चौकी पर बैठा और फिर वहीं लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और जूते फटे पुराने जिन पर गर्द जमी हुई थी। इन स्थितियों द्वारा रामचंद्र का घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया संघर्ष स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी कि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको सुधारना चाहता है मगर सुधार नहीं पा रहा है, इस कारण वो बहुत ज़्यादा निराश भी है। और संघर्ष उसकी स्थिति से पता चल रहा है, लाल मुंह है, अस्त व्यस्त बाल हैं, जूते फटे हैं, उसके ऊपर धूल है और थका हुआ है। ये सारी चीज़ें उसके संघर्ष को बता रही हैं कि वो अभी भी बहुत जद्दोजहद कर रहा है कि किसी तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करके अपने घर की स्थिति को सुधार सके। प्रश्न संख्या 3 है, मुंशी जी की शारीरिक अवस्था तथा भोजन करने का लेखक ने बिंबात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, स्पष्ट कीजिए। मुंशी जी सिद्धेश्वरी के पति यानी कि इस घर के मुखिया, उनकी जो शारीरिक अवस्था है तथा भोजन करने का तरीका लेखक ने ऐसा प्रस्तुत किया है कि उसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते। बिंब का मतलब आप समझते हो ना, वैसे तो बिंब मोस्टली जो है काव्य में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यहाँ गद्य में भी देखने को हमें कहीं कहीं पर मिलता है। यानी कि हम कुछ ऐसा वर्णित करते हैं जहां पर वो सारी चीजें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें। तो गद्य में भी इसका प्रबल प्रभाव रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काव्य में ही बिंब का इस्तेमाल हो, काव्य में ज्यादा होता है, गद्य में कम किया जाता है, लेकिन जो किया जाता है वो बहुत प्रबल रूप में किया जाता है। तो उसी बिंबात्मक चित्रण को बताना है कि किस तरीके से उन्होंने चित्रण किया है जिसको हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। यानी कि हर एक चीज को हम अगर जो यहाँ पर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो चीज बताई गई है उसे हम आंखों से देख रहे हैं, ये चीज बताई गई है। तो यानी कि उसको हर एक चीज को बड़ी डिटेलिंग से बताया गया कि वो आए तो उन्होंने हाथ धोया तो बैठा, तो वो सारी चीजें। लेखक ने मुंशी जी की शारीरिक अवस्था का बिंबात्मक चित्रण किया है तथा उसका कहानी में इस प्रकार वर्णन किया है। जैसे कैसे वर्णन किया, वर्णन आपको बताना पड़ेगा। मुंशी जी पीढ़े पर पालथी मारकर बैठ गए। पालथी मारना जानते हैं ना, पैर फोल्ड करके बैठना। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। उम्र कम थी, चूंकि इतनी परेशानियों की वजह से उनकी उम्र ज्यादा लगती थी। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, यानी कि जो होता है ना झुर्रियां पड़ जाना, झूलने का मतलब होता है झुर्रियां पड़ जाना। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। सर से बाल जा चुके हैं और पूरे टकले हैं, वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियाइन तार तार लटक रही थी। गंदी सी धोती थी लेकिन बनियाइन साफ थी, लेकिन वो बहुत जगह से फटी हुई थी, यानी कि तार तार थी। उनकी थाली में 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी थी। तो कहने का क्या, उनकी थाली में क्या क्या रखा था ये सारी चीजें बताई गई। 2 रोटी, कटोरा भर दाल और चने की तरकारी, ये सारी चीजें उनकी थाली में रखी। अब ये देखिए यहाँ पे वर्णन कैसा है, हर एक चीज आप अपनी आंखों से देख, जैसे लग रहा है मुंशी जी हमारी आंखों के सामने बैठे हैं, ये हमको प्रतीत हो रहा है।
मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद ग्रास से इस तरह युद्ध कर रहे हैं मानो उनका पेट इतना भर गया हो कि अंतिम टुकड़ा खाने का सामर्थ्य उनमें ना हो। 1.5 रोटी खाने के बाद अब वो बनावटी ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि घर में इतना खाना नहीं था कि सबको पूरा कर पड़े। तो उन्होंने 1.5 रोटी खा के ही ये जताने की कोशिश शुरू कर दी कि अब मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, मेरा पेट भर गया है। परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही थी। उनका खाना समाप्त हो चुका था और वे बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। शायद अब यही चने बचे थे जो उनका पेट भर सकते थे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखक ने मुंशी जी की शारीरिक स्थिति व उनके भोजन करने का बिल्कुल सजीव और बिंबात्मक चित्रण किया है। तो इतना बढ़िया चित्रण किया जिससे हमें ऐसा लगता है कि मुंशी जी सही पीढ़े पे पलथी मारकर बैठे हैं और हमारे सामने भोजन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मुंशी जी ने अपराधी की भांति सिद्धेश्वरी को क्यों देखा? अब जब दोनों मुंशी जी खाना खा रहे थे तो उस समय सिद्धेश्वरी जो है वो उन्हें बातें भी कर रही थी। तो ऐसी क्या बात हुई कि मुंशी जी ने सिद्धेश्वरी को वो अपराधी की तरह देखा? मुंशी जी अपनी आर्थिक स्थिति से पूर्णतः परिचित थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि उनके हिस्से में केवल 2 ही रोटियां हैं। आर्थिक स्थिति से ज्ञात थे वो कि मुझे पता है कि घर में इतना खाना नहीं है, मेरे हिस्से में सिर्फ 2 रोटी आएगी, ये चीज़ मुझे पता थी। और सिद्धेश्वरी के हिस्से में शायद 1 भी ना हो। इस स्थिति में भी उनके बड़के की कसम मुंशी जी को देकर 1 और रोटी खाने के लिए बाध्य किया। अब क्या उन्हें पता था कि भाई घर में खाना नहीं है? 2 रोटी वो अपने हिस्से की खा चुके थे। अब जो है उनको जो है सिद्धेश्वरी कहती है कि तुम्हें बड़के की कसम है, यानी कि बड़ा बेटा रामचंद्र की कसम है, तुम 1 रोटी और ले लो। ये चीज सिद्धेश्वरी उनको बोलती है। बाध्य किया, बहुत सी रोटी होने का दावा किया। उसने कहा कि रोटी इतनी है कि सभी को हो जाएगी, तुम 1 रोटी और खा लो। सिद्धेश्वरी का साहस व त्याग देखकर मुंशी जी स्वयं को इस निर्धनता का उत्तरदायित्व मानते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि मेरी बीबी इतना साहस दिखा रही है झूठ बोलकर, कसम देकर, कि लोगों को आश्वस्त कर सके कि हमारी स्थिति सही है, स्टेबल है, सही चल रही है। यदि उन्होंने 1 और रोटी ले ली तो वह सिद्धेश्वरी के हिस्से की रोटी खा लेंगे। इसी बात को सोचकर उन्होंने अपराधी भाव से सिद्धेश्वरी को देखा। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसकी बात मान लेता हूँ और उसके कहे के हिसाब से रोटी ले लेता हूँ तो मैं सिद्धेश्वरी के हिस्से की रोटी खा लूँगा, फिर उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और इसी भाव से वो एक अपराधी भाव से सिद्धेश्वरी की तरफ देखते हैं, अर्थात वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो इन सभी परिस्थिति के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। भाई घर का जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी होती है घर में इतना आर्थिक स्थिति संपन्न रखना कि सभी लोग भोजन आसानी से कर सकें। तो अब उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह के लिए वो अपने आप को दोषी मानते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सिद्धेश्वरी ने परिवार के सदस्यों के समक्ष क्या क्या झूठ बोले और क्यों बोले? सभी को उसने एक दूसरे में बांधे रखने के लिए बहुत तरह तरह के झूठ बोले। रामचंद्र से अपने मंझले बेटे और पिता को लेकर झूठ बोला, मंझले बेटे को रामचंद्र को लेकर झूठ बोला, पिता को बड़े बेटे और छोटे बेटे को लेकर झूठ बोला। तो सबको एक दूसरे के लिए जो है वो इस स्थिति में वो लोग आपस में इमोशनली तौर पे बंधे रहें, इसलिए उसने इस तरीके के झूठ का सहारा लिया था। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन करने आए सभी सदस्यों को एक दूसरे के संबंध में झूठ बोलती है। रामचंद्र से मोहन के बारे में कहती है कि वह अपने किसी दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए गया है। वह बहुत दिमागी अर्थात बुद्धिमान है, 24 घंटे पढ़ने में लगा रहता है। और रामचंद्र के बारे में मुंशी को बताती है कि मोहन रामचंद्र की तारीफ कर रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत है। रामचंद्र तो आपको देवता कह रहा था और प्रमोद को कुछ हो जाए यह बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकता। ये सभी झूठ सिद्धेश्वरी पारिवारिक एकता और सम्मान को बनाए रखने के लिए बोलती है। अब देखिए क्या उसके घर की स्थिति ऐसी है कि जहाँ खाने को भी नहीं। जब ये स्थिति आती है तो बहुत सारे होते हैं ना, घर में एक कलह शुरू हो जाता है। एक तो आर्थिक स्थिति को लेकर सब परेशान हैं, आपसी रिश्ते ना बिगड़े, एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बना रहे। ये सिद्धेश्वरी जानती है कि इस स्थिति में इस तरीके से सम्मान घटना और प्यार का घटना या मनमुटाव हो जाना लाजमी सी बात है।
वो इस स्थिति को नहीं आने देना चाहती और इसी स्थिति से बचने के लिए वो एक दूसरे के लिए झूठ बोल, क्योंकि वहां पर सब एक साथ बैठ के तो भोजन करते नहीं। रामचंद्र आता है, मुंशी जी आते हैं, मोहन आता है, तो इस तरीके से सब अलग अलग बार में खाना खाने आते हैं, तो इसीलिए उन सबको झूठ अलग अलग तरीके से बोलती है ताकि वो सभी इमोशनली बंधे रहें आपस में और एक दूसरे की तरफ घृणा नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, किसी तरह का कोई ग्लानि नहीं मन में रहे। प्रश्न संख्या 6 है, उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब ना मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। इस कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। सबके खाना खा लेने के बाद मात्र एक रोटी जो है वो घर में बची थी और उस एक रोटी में उसको और उसके छोटे बेटे प्रमोद को खाना खाना था। उसने जैसे ही एक रोटी तोड़ी और उसके मुंह में गई, वो तुरंत रोने लगी, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि घर में सबको प्रचुर मात्रा में खाना उपलब्ध कराना घर की स्वामिनी का काम होता है, जो वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है। इसी चीज़ के एहसास के साथ उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो रोने लगती है। सिद्धेश्वरी कुशल भारतीय गृहिणी है। परिवार को भोजन बनाकर पेट भर खिलाना उसका दायित्व है, परंतु घर में पर्याप्त खाद्य सामग्री ही नहीं है तो उसकी व्यग्रता स्वाभाविक है। वह भली भांति जानती है कि उसके दोनों पुत्र तथा पति मुंशी जी ने पेट भरने का बहाना किया है, कि मतलब सबने जो है आधा आधा पेट खाना खाया और झूठ बोला है कि अब मेरे को भूख नहीं है, बल्कि वह तीनों तो भूखे ही उठ गए हैं। पेट भर भोजन न मिलने के कारण परिवार के सभी सदस्यों की शारीरिक स्थिति कंकाल की भांति हो रही है, यानी कि सबको पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सभी शारीरिक रूप से जो है कमजोर होते चले जा रहे हैं। वह स्वयं भूखी रहकर भी परिवार का पेट नहीं भर पा रही, मतलब वो अपने लिए खाना नहीं बचा पा रही है, लेकिन तब भी ये नहीं है कि वो सभी को पूरी रूप में खाना दे पाए। आधी रोटी प्रमोद का पेट कैसे भरेगी, जिसके साथ ना तो दाल है और ना चने की ये तरकारी बची है। यही सब उसके अंतर मन में चल रहा है, जिस कारण रोटी का पहला निवाला लेते ही उसके धैर्य का बांध टूट जाता है और आंसुओं के रूप में बहने लगता है। यानी कि अभी तक सुबह से लेकर अभी तक सबको भोजन कराने तक उसने धीरज रखा था, लेकिन जब वो खाने को आती है तो कहती है आधी रोटी, भाई एक रोटी बची थी, उसने 2 रोटी मुंशी जी को, 2 रोटी रामचंद्र को, 2 रोटी ये मंझले बेटे मोहन को खिला दी। अभी भी घर में 2 लोग बचे हैं, खुद सिद्धेश्वरी और छोटा बेटा प्रमोद। अब एक रोटी बची है, अब उस एक रोटी में आधी रोटी सिद्धेश्वरी खा रही और आधी रोटी प्रमोद को देना है। तो और ये भी जानती कि जो 2-2 रोटी खाकर उठे हैं सब, वो भी अभी भरपेट खाना नहीं खाए, तो मतलब घर का किसी भी सदस्य का पेट भरा ही नहीं और 2 सदस्य यानी कि सिद्धेश्वरी और प्रमोद के हाथ में तो दाल और तरकारी भी नहीं आई, सिर्फ सूखी रोटी आई। तो इस तरीके से वो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने आप को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रही है, और इसी वजह से जैसे ही पहला निवाला उसके मुंह में गया, वो जो उसका धीरज का बांध बना था वो टूट गया और वो रोने लगी बुरी तरीके से। तो ये रोना जो है उसकी क्या कहते हैं लाचारी को दर्शा रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। प्रश्न संख्या 7 है, कहानी के अंतिम अनुच्छेद में बात कही गई है, सारा घर मक्खियों से डैश डैश कहीं जाना ना हो के आधार पर इस कहानी की मूल संवेदना को प्रकट करिए। यहाँ मक्खियां, पूरे घर में मक्खियां भिनभिना रही हैं। इससे जरिए मक्खियां भिनभिनाने का तात्पर्य यह है कि पूरे घर में दरिद्रता का वास है, मतलब लोगों की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर आपको इस पूरे वक्तव्य के हिसाब से इस कहानी में क्या अंत निकल कर आया है या क्या भावना प्रकट हो रही है ये बताना है। कहानी के अंतिम अनुच्छेद में भी आरंभ की ही भांति निर्धनता का परिवेश ज्यों का त्यों विद्यमान है, यानी कि आरंभ में जो चीज निर्धनता थी वो अंत में भी है। संपूर्ण कहानी में परिवार की गरीबी तथा जीवन के मूलभूत साधनों का अभाव आरंभ से अंत तक बना हुआ है। घर के सभी सदस्य परिस्थितियों से समझौता करते दिखाई पड़ते हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी जानते हैं घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मगर जस तस वो समझौता करते हुए चल रहे हैं, जिसका अंतिम अनुच्छेद साक्षी है। सारा घर मक्खियों से भनभना रहा है, यानी कि जो निर्धनता कहानी के शुरू में दिखाई गई कि जब सिद्धेश्वरी खाना बना रही है और पानी भर के अपने पेट को भरती है
और प्रमोद किस तरीके से लेटा है, उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है। वही चीज जो है एंड में भी दिखाई गई कि पूरा घर जो है वो मक्खियों से भिनभिना रहा है। तो यानी कि उस निर्धनता को अभी भी वो बरकरार है, उसमें कोई अभी बदलाव नहीं आया है। आंगन में पड़ी हुई रस्सी पर एक साड़ी टंगी हुई है जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दोनों लड़कों का कुछ अता पता नहीं है और मुंशी जी निश्चित अवस्था में ऐसे सो रहे हैं जैसे ना तो उन्हें नौकरी से निकाला गया हो और ना ही काम की तलाश में शाम को बाहर जाना हो। यानी कि एक तरीके से वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं कि अब उनसे कुछ नहीं होगा। तो ये निराशा यहाँ पर आखिरी छंद में दिखाई दे रही है कि मतलब उनकी स्थिति जो पहले थी वही चीजें अभी भी बरकरार हैं। प्रश्न संख्या 8 है, दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमारे जो समाज है उसमें 3 वर्गों में बांटा जाता है, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, निर्धन वर्ग। अब उसमें भी जो होता है निम्न मध्यवर्गीय, एक मध्यम वर्ग होता है कि जिनकी सैलरी है उतनी आई, खत्म हो गई, काम खत्म। निम्न मध्यम वर्ग क्या होता है कि जिनके पास सैलरी जितनी आती है उनको पूरा नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो कहानी दिखाई गई है हमारी दोपहर का भोजन, ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां पर त्रासदी इसको क्यों बोला गया है। बात यह है कि सबकी जो शारीरिक दशा है वो ये दिखा रही है कि उन्हें सिर्फ आज ही भोजन नहीं मिला है, उन्हें बहुत टाइम से जो है वो भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। क्योंकि प्रमोद की स्थिति जो है वो कुपोषण की स्थिति दिखाई जा रही है, यानी कि उसे पौष्टिक भोजन तो छोड़ भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है और ये स्थिति काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और दूसरा, अभी जो आज के दिन का यानी कि दोपहर का भोजन जो दिखाया जा रहा है उसका वर्णन जिस तरीके से दिया गया है उससे ये पता चल रहा है कि लोगों ने अब निराश हो गए, मतलब अब हताश हो चुके। एक होता है ना स्थिति से लड़ के जीतने की हिसाब, लेकिन अब लोग, ये सब लोग जो है मन से हार चुके हैं। चाहे रामचंद्र का वो ठग कर आना और धम्म से बैठना और लेट जाना चौकी पर, वो चीज़, या आखिरी में मुंशी जी का निश्चिंत होकर लौटना, ये चीज़ दिखाता है कि वो अब अपनी स्थितियों से ऐसा निराश हो चुके हैं कि अब उनसे लड़ने की हिम्मत भी उनके अंदर नहीं बची है। तो इसीलिए इस स्थिति को खराब नहीं, त्रासद स्थिति बताया गया है। लेखक ने कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया है। संपूर्ण परिवार आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है। बड़ा बेटा रामचंद्र इंटर के बाद प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है। मंझला बेटा मोहन 10वीं की प्राइवेट परीक्षा की तैयारी में संलग्न है तथा छोटा बेटा प्रमोद कुपोषण की बीमारी से ग्रसित है। घर में भयंकर गंदगी का वातावरण है तथा भरपेट भोजन ना मिल पाने की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मक्खियों का भिनभिनाना ये बताता है कि गंदगी व्याप्त है। घर के सभी 5 सदस्यों के लिए मात्र 7 ही रोटियां बनाई गई हैं और दाल में भी पानी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि वो जो जितनी दाल बनी है ना वो भी 5 लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस कंडीशन में उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रखी गई है। परिवार की मुखिया मुंशी जी की नौकरी से निकाल दिया गया है और इन सभी स्थितियों द्वारा कहा जा सकता है कि दोपहर का भोजन कहानी निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासदी है। यानी कि ये जो स्थिति है ये बहुत भयंकर स्थिति में, क्यों? क्योंकि जो सारी परिस्थितियों को यहाँ पे वर्णित किया गया है वो सिर्फ कुछ समय से नहीं, काफ़ी समय से चली आ रही हैं। अर्निंग का जरिया ख़त्म हो चुका है, यानी कि मुंशी जी को नौकरी से निकाला जा चुका है। और दूसरा, अब वो भी निश्चिंत होकर लेटे, मतलब खुद जीवन से लड़ने के लिए भी हार चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दोपहर का भोजन कहानी का सार लिखिए। अब ये पूरी कहानी जो है सार लिखिए या सारांश लिखिए, बात एक ही है। तो अब आपको पूरी कहानी को शॉर्ट करके लिखना है। कहानी हमने पूरी पढ़ी है, जब हमारे सामने सार लिखना या सारांश लिखने की बात आए तो ध्यान रखिएगा कि जो मेन चीज़ें हमें वो लिखनी है, जो चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई उन सारी चीज़ों को हटा देना, लेकिन सार में हमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को पूरी तरीके से कवर अप करना है। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित एक छोटी परंतु महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानी विडंबना और करुणा की कहानी है। सिद्धेश्वरी नामक स्त्री अपने पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद और 3 लड़कों रामचंद्र, मोहन और प्रमोद के साथ आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत कर रही होती है। तब तंगी इतनी है कि कोई भी भरपेट खाना नहीं खा सकता है।
पर इस विडंबना को घर का हर सदस्य एक दूसरे से छुपाता है। यानी कि देखिए मेन चीजें हमें जितने कैरेक्टर थे वो शॉर्ट में बता दिए, फिर आर्थिक तंगी है और इस तंगी को सब एक दूसरे से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर के भोजन के समय जब मां सिद्धेश्वरी बच्चों से अधिक रोटी खाने को कहती है तो वे बिगड़ उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि एक भी रोटी ज्यादा खाई तो दूसरे सदस्य को कम मिलेगी और मां तो भूखी ही रह जाएगी। अब चूंकि सिद्धेश्वरी घर की गृहिणी है तो उसका ये काम है कि वो जो है सबको भरपेट भोजन दे। तो माना उसको ये पता है कि घर में खाना नहीं है, लेकिन सबसे वो तब भी इंसिस्ट करती है कि खाना खा लो और रोटी एक्स्ट्रा है खा लो, लेकिन वो लोग खाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो गुस्सा करने लगते हैं कि इस बात के लिए, क्योंकि अगर हमने एक एक्स्ट्रा रोटी खाई तो किसी और के सदस्य के मुंह से एक निवाला भी उसके मुंह में नहीं जाएगा, और हो सकता है माँ के तो एक भी ना पड़े। तो माँ तो सबको खिला देगी लेकिन खुद भूखी रह जाएगी, ये उन्हें लग रहा था। इसीलिए कोई भी भरपेट नहीं खाता है, पर भरपेट ना खाने का कारण सभी स्पष्ट भी नहीं करते हैं कि मतलब हम भरपेट नहीं खा रहे हैं, तो ठीक है, वो कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इन सब के चलते अंत में सिद्धेश्वरी अपने हिस्से की एक रोटी में से भी आधी रोटी अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए उठाकर रख देती है और स्वयं रोटी खाते समय घर की स्थिति को देखकर रोने लगती है। यानी एक रोटी जो आखिर में बची थी उसे भी आधी वो अपने बेटे प्रमोद के लिए रखती है, आधी खुद खाती है और खाते खाते रोने लगती है, क्योंकि अपनी इस आर्थिक स्थिति को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो इस तरीके से पूरा सार हमने ले दिया। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पर। सिद्धेश्वरी के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। इस पूरी कहानी में सेंटर में जो रही वो थी सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी में रही केंद्र में। अब इस कहानी में सिद्धेश्वरी ने जहां सभी को भरपेट भोजन कराने की कोशिश करी, वहीं एक दूसरे को इमोशनल तौर पर बांध के रखने के लिए कोशिश करी, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी आर्थिक स्थिति को एक दूसरे से छिपाती रही और खुद बहुत ज़्यादा परेशान होती रही। तो हम बोलेंगे उसके चरित्र की कई विशेषताएं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 विशेषताओं को पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला है कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है। लेखक का लक्ष्य आदर्श गृहिणी के चरित्र को उभार कर नारी जाति को प्रेरणा देना है। सिद्धेश्वरी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब उन्होंने ये कहानी क्यों इसे ऐसा कैरेक्टर खड़ा किया, क्योंकि देखिए आजकल के समय में क्या होता है, स्त्रियों को, लड़कियों को थोड़ी सी परेशानी होती है, वो विफर उठती है, घर को छोड़ के चले जाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ सिद्धेश्वरी के जरिए जो है उन्होंने आने वाली पीढ़ी में उन लड़कियों को संदेश देने की कोशिश करी है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, मगर हमें उससे लड़ना है। स्थितियाँ बद से बदतर हो जाएं, लेकिन कभी छोड़कर नहीं भागना है, हमें उनसे लड़ना है। ये संदेश इस कैरेक्टर के द्वारा उन्होंने देने की कोशिश करी है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या निकलती हैं इस चरित्र की। पहली विशेषता है सुगृहिणी। क्या है? सिद्धेश्वरी सुगृहिणी है। परिवार का कैसे चलाना चाहिए, सभी को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है, इसे वह अच्छी तरह जानती है। उसने अपने पति एवं पुत्रों की चिंता को समझा, उसने घर में शांति बनाए रखने का प्रयत्न भी किया। अब वो एक अच्छी गृहिणी है। अब अच्छी गृहिणी उसने कैसे निभाना कि वो जानती है कि घर में किस व्यक्ति की क्या जरूरत है, उस हिसाब से वो काम कर रही है। माना कि वो पूरा नहीं कर पा रही है, लेकिन तब भी उस चीज को अरेंज करने की कोशिश कर रही है। एक दूसरे को इमोशनली बांधे रखने की काम कर रही है। जैसे सभी को एक सूत्र झूठ बोल के बोला, लेकिन उसने उसी झूठ के साथ उसको बांधे रखा। इससे वो पता चलता है कि वो अच्छी तरीके से जानती है घर के हर एक सदस्य को। तो ये काम जो है वो एक अच्छी गृहिणी ही कर सकती है, इसलिए एक ये क्वालिटी उसकी निकल के आती है। दूसरी विशेषता क्या है? त्याग की भावना। अब त्याग कैसे निकल कर आ रहा है देखिए। सिद्धेश्वरी ने परिवार की शांति के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दिया। घर में आटा कम होने पर भी वह पुत्रों और पति को शांति से खाना खिलाया, किंतु स्वयं आधी जली रोटी खाकर रह गई। उसने यह प्रकट नहीं होने दिया कि वह भूखी है। उसने अपने चेहरे पर चिंता का भाव प्रकट नहीं किया। उसके चेहरे पर चिंता शुरू से दिखाई इस पूरी कहानी में कि वो व्यग्र है। क्यों? क्योंकि खाना सबके लिए पूरी तरीके से नहीं बन पाया है। उसको भूख लगती है, वो पानी पीकर बैठ जाती है, लेकिन सबको खुशी मन से खाना खिलाती है और इंसिस्ट भी करती है कि सब एक रोटी ले लो।
लेकिन सब जानते हैं इसलिए रोटी नहीं लेते। अंत में एक रोटी बचती है, उस रोटी में उसको पता है कि हम भूखे हैं, लेकिन ये सारी चीजें वो दूसरों पर प्रकट नहीं करती है, यानी कि वो त्याग की भावना है उसके अंदर, खुद भूखी रहकर सबके पेट को भर रही है। तीसरा है माता का आदर्श। सिद्धेश्वरी सच्ची मां है। प्रमोद को अध टूटे खटोले पर सोया हुआ देखकर उसे पीड़ा होती है। अध टूटा का मतलब होता है ना, वो टूट जाता है तो बच्चा थोड़ा सा नीचे को हो जाएगा, इस तरीके से। रामचंद्र और मोहन को आग्रह कर कर भोजन कराती है। मोहन रोटी खाता रहा और वह पंखा झलती रही। भाइयों में एक दूसरे का सद्भाव बना रहे, इसलिए वह झूठ बोलकर एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहती है। उसने माँ के धर्म को अच्छी तरह निभाया है, यानी कि वो एक सच्ची माँ है, ममतामयी माँ, त्यागमयी माँ है। वो सही में एक्चुअली क्या है, बच्चे को तकलीफ में देख रही है तो उसको पीड़ा हो रही है, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही है। दूसरा एक दूसरे भाई के प्रति दूसरों सद्भाव बना रहा है, इसलिए झूठ बोलती है। बच्चा खाना खा रहा है तो उसको तकलीफ ना हो, इसलिए बराबर उसको हवा करती रहती है। तो एक तरीके से एक माँ का सही सच्चा स्वरूप हमें सिद्धेश्वरी में देखने को मिलता है। तो ये सभी उसकी 3 क्वालिटीज हमने यहाँ पर रखी। अब आ गए प्रश्न संख्या 11 में। अमरकांत ने अपनी कहानी दोपहर का भोजन में यत्र तत्र प्राकृतिक वातावरण का भी वर्णन किया है। कहानी में आए उन स्थलों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए क्या है, इधर उधर उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के बारे में भी बताया है कि कभी क्या है, दोपहर का समय है तो मक्खी भिनभिना रही है, तो धूप बहुत तेज है, हवा बहुत तेज चल रही, जो कोई भी चीज़ है उन सारी जगहों के बारे में आपको यहाँ बताना है। कहानी के प्रारंभ में जब सिद्धेश्वरी प्रतीक्षा तुर दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, प्रतीक्षा तुर मतलब वो वेट कर रही है किसी के आने का, तब दोपहर का वर्णन किया गया है। 12 बज चुके हैं, धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता लिए हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाता है। तो पहला तो क्या दिया, स्टार्टिंग में दिया कि जब वो इंतजार कर रही है और भरी दोपहर होता ना, ज्येष्ठ मास की जो गर्मी होती है वो बहुत बुरी होती है, तो वही गर्मी का यहाँ पर वर्णन किया गया, तेज धूप है एकदम। दूसरा स्थल वह है जब रामचंद्र खाना खा रहा था। दूसरा क्या था, जब रामचंद्र खाना खा रहा है। दोपहर का ही वर्णन है, धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरह चल रहे थे, यानी कि दोपहर का समय था, बहुत अच्छी धूप थी और छोटे छोटे बादल के टुकड़े जो है वो इधर उधर जा रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी। इक्का मतलब जानते ना, टांगा जो होता है, और जब रोड ठीक नहीं हो तो वो बहुत खड़खड़ खड़खड़ करते हुए चलता है। प्रकृति का सरल भाषा में यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने जो भी दृश्य प्रकृति के बताए हैं वो एकदम सरल भाषा में व्यक्त किए, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज्यादातर बात जो बतानी थी वो घर की स्थिति के बारे में बतानी थी, लेकिन तब भी उन्होंने प्रकृति का कहीं ना कहीं चित्रण कर दिया है। प्रश्न संख्या 12 है, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबंध हैं, लिखिए। अब मुंशी जी और सिद्धेश्वरी जब खाना खाते समय जो बातें कर रही हैं वो असंबद्ध बातें हैं, लेकिन तब भी कहानी से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। अब वो कौन सी बातें कर रही हैं और किस तरीके से संबंध है। जब मन बोझिल होता है और वातावरण में गंभीरता होती है तो असंबद्ध बातें करके मन के बोझ को हल्का कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम बहुत डिप्रेस फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो बस हमें लगता है कि किस तरीके से ये जो अंदर की बोरियत है, जो भारीपन है, ये हम बाहर निकालें। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बेवजह बात करना शुरू करते हैं। जहाँ पर बात का कोई मतलब नहीं हो, कुछ नहीं हो, तब भी हम बात करने लगते हैं, ऐसा होता है। तब क्या हो, ये असंबद्ध, यानी कि जो परिस्थितियां हों आसपास या जो लोग हों उनसे कुछ भी कनेक्शन नहीं होता, बस हम बात करना चाहते हैं, किसी तरह अंदर के भारीपन को बाहर निकालना चाहते हैं। मुंशी जी और सिद्धेश्वरी गरीबी के कारण दुखी हैं, अतः दोनों असंबद्ध बातें करके गरीबी की बातें भूलना चाहते हैं, यानी कि जो उनके ऊपर तकलीफ है वो उससे दूर हटना चाहते हैं, इसलिए उस संबंध में बातें ना करके इधर उधर की बातें करते हैं। सिद्धेश्वरी किसी के दोष नहीं गिनाती बल्कि अच्छाइयां बताती है। वो ये नहीं बताती कि उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा कर सकता था, जबकि वो एक दूसरे की अच्छाई बताती है। रामचंद्र की, मोहन की अच्छाई मुंशी जी को बताती है।
वह दूसरों की चर्चा करती है, वह पति के दुख को कम करना चाहती है, इसलिए वह कहती है मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। यानी कि अब इस बात को, जहां पर वो आपसी संबंध को मधुर कर चुकी, अब उसके पास बात को नहीं बचा कुछ, तो वो प्रकृति पर आ गई। गर्मी इतनी तेज है तो उसने सीधे बताया कि लगता है कि अब बारिश नहीं होगी। तो मतलब जो उनकी स्थितियां परिस्थितियां चल रही थी वो उससे अलग हटकर बातें कर रहे थे। लेकिन ये कहानी से इसलिए जुड़ी थी क्योंकि ये उस कहानी में उनके बीच जो टेंशन थी, जो बोझलपन था, उसको उससे कनेक्ट हो रही थी। इसका परिणाम अच्छा निकला और मुंशी जी बोल पड़े, मक्खियां बहुत हो गई हैं। फिर तो सिद्धेश्वरी ने फूफा जी की बीमारी, गंगाधर बाबू की लड़की की बात छेड़ दी। इस असंबद्ध बातों से सिद्धेश्वरी गरीबी का बोझ हल्का करना चाह रही थी। यानी कि अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ की टेंशन है, कोई तकलीफ है, और उसी बारे में अगर कोई बात करे तो क्या होता है, हमारी हमको वो तकलीफ और भारी लगने लगती है। यही बात सिद्धेश्वरी जानती थी, इसलिए वो इधर उधर की, रिश्तेदारों की, मौसम की, इसकी उसकी सारी बातें करती है, सिर्फ इस कारण से ताकि जो है वो जो गरीबी है वो हावी नहीं होने पाए। प्रश्न संख्या 13 है, दोपहर का भोजन कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आखिर ये कहानी किस उद्देश्य से हमारे सामने रखी गई, क्या चीज है जो लेखक हमें बताना चाहते हैं। भाई सिंपल, एक गरीब परिवार है, वो बता रहे हैं संघर्ष कर रहा है, भोजन नहीं है, तो वो सर इसके माध्यम से वो बताना क्या चाह रहे हैं। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे मध्यम परिवार की कहानी है जो गरीबी से जूझ रहा है। गरीबी की मार कितनी भयंकर होती है इसका वर्णन करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी नहीं जानते कि क्या होता है, तो उसी का एक चित्रण इस पूरी कहानी में किया गया है कि जब गरीबी होती है तो हमें पेट भर खाना नहीं मिलता। परिवार में कोई नौकर नहीं है, कोई भी नौकरी, हम लोग के यहाँ जैसे डोमेस्टिक हेल्प्स बहुत होती हैं, बहुत सारी मेड्स आती हैं, करती हैं काम को, लेकिन जो है यहाँ पर किसी तरह का कोई नौकर नहीं है। सभी गरीबी से परेशान है, किंतु सुगृहिणी सिद्धेश्वरी किसी को भी गरीबी का एहसास नहीं होने देती है। यानी कि जो उसकी गृहिणी है उस परिवार की, वो किसी तरह का एहसास नहीं होने दे रही लोगों को कि उन्हें गरीबी का सामना कर रहे हैं। वह प्रत्येक को प्रसन्न देखना चाहती है। उसके झूठ बोलने का कारण यही है कि वह परिवार को बिखरते नहीं देखना चाहती। यह सब गरीबी का कारण है जिसे दिखाना कहानीकार का उद्देश्य है। तो गरीबी के कारण क्या क्या परेशानियां खड़ी होती, खाना नहीं मिलता, लोगों में मनमुटाव होता है, तो घर के जो सदस्य हैं उन्हें कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है इन सभी को आपस में जोड़े रखने के लिए, सबको आपस में बांधे रखने के लिए। ये सारी स्थितियों से अवगत कराना और गरीबी से हमारा परिचय कराना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रश्न संख्या 14 है, रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी मां की ओर देखा। रामचंद्र के आश्चर्य का क्या कारण था? रामचंद्र जब खाना खा रहा था तो उस समय सिद्धेश्वरी बगल में बैठकर उससे बातें कर रही थी, मोहन के बारे में, मुंशी जी के बारे में। अब ऐसी उसने क्या बात देखी कि रामचंद्र आश्चर्य से भर गया और वो सिद्धेश्वरी की तरफ देखता है। तो क्या था, सिद्धेश्वरी का छोटा पुत्र 6 वर्ष का था। छोटा पुत्र सबसे, यानी कि जो प्रमोद था, जो कुपोषण का शिकार था और बाहर आंगन में कटोले पर लेटा हुआ था। बाल स्वभाव और उम्र के कारण वह जिद्दी था। एक दिन पूर्व उसने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और 1.5 घंटे तक रोया था। रामचंद्र ने उसने झूठ कह दिया कि आज वह नहीं रोया। ठीक है, कल रोया था तो उसने आज बता दिया कि आज नहीं रोया, जबकि वो रोया आज भी था, लेकिन सिद्धेश्वरी ने झूठ बोला। प्रमोद के ना रोने की बात सुनकर ही उसे आश्चर्य हुआ। जो रेवड़ी के लिए हट कर सकता है वह अकारण भी रो सकता है। रामचंद्र ये चीज जानता था कि वो बहुत जिद्दी है। जब सिद्धेश्वरी ने ये चीज बोली कि आज वो नहीं रोया तो उसे आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। दूसरा, माँ की बात सुनकर भी आश्चर्य हुआ कि यह शायद झूठ बोल रही है, इसी कारण उसने आश्चर्य से देखा। उसे समझ में आ गया था कि भाई ये रोया जरूर होगा, एक तो माँ झूठ बोल रही है और दूसरा ये रोया होगा। ये दोनों चीजों का मिला जुला जो स्वरूप है, आश्चर्य के रूप से रामचंद्र ने सिद्धेश्वरी की तरफ देखा था। प्रश्न संख्या 15 है, रामचंद्र के हृदय में सबके प्रति स्नेह था। क्या आप इस मत से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। हम ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से मानते हैं कि वो सबके प्रति स्नेह रखता था। ये चिंता के रूप में उसके सामने से निकल कर आ रहा था
कि जब वो थका हारा था, आया था घर में, वो स्थिति को सुधारने का बेहद प्रयास कर रहा था, क्योंकि चाहता तो वो खाली अपने लिए भी कर सकता था, लेकिन वो घर के हर एक सदस्य को बहुत प्रेम करता था। इसीलिए इस पूरे घर की स्थिति को सुधारने के लिए इंटर के बाद उसने जॉब करने के लिए सोचा। रामचंद्र सिद्धेश्वरी का बड़ा पुत्र था और वह नौकरी की तलाश में भटक रहा था। वह समझता था कि घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में उसका कोई सहयोग नहीं है, परंतु उसके हृदय में सबके प्रति स्नेह था। स्वयं उसने माँ से बाबूजी, मोहन और प्रमोद के भोजन करने की बात पूछी। अब वो सुधारना चाह रहा था, ये उसके हालात में था, लेकिन भोजन करते समय उसने तीनों घर के सभी सदस्यों के बारे में माँ से पूछा, और पूछा क्या उन लोगों ने खाना खाया। वह नहीं चाहता था कि स्वयं भोजन कर ले और सब भूखे रह जाएं। वह मोहन के भविष्य के संबंध में भी सोचता था। स्पष्ट है कि उसके हृदय में सबके प्रति स्नेह था और बड़े होने का उत्तरदायित्व भी निभा रहा था। घर में जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप में से जो भी बड़े भाई बहन होंगे वो जानते होंगे कि छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। तो वो जिम्मेदारी रामचंद्र अच्छी तरह निभा रहा था और उसे घर के सभी सदस्यों के साथ स्नेह थी। ये बात उसने जैसे ही भोजन के बारे में पूछी, ये तुरंत पता चल गई कि ऐसा ना हो कि खाली मैं भोजन खा के उठ जाऊं और बाकी के लोग जो हैं भूखे रह जाएं। ये वो नहीं चाहता था। तो एक तरीके से स्नेह वो आया। दूसरा, जब वो घर के अंदर आता है और धम से बैठता है और लेट जाता है, उसकी जो कंडीशन लेखक ने जो बताई है, किस तरीके से उसके जूते फटे हैं, धूल है, बाल बिखरे हैं, ये उसके संघर्ष को दर्शा रहा है। ये वो संघर्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने घर के स्थिति को सुधारना चाहता है, क्योंकि घर के सभी सदस्यों से वो प्रेम करता है। तो ये चीजें सब वो बता रहा है कि वो घर से सभी के सदस्यों से जो है बहुत ज्यादा प्रेम करता है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इस चीज की फ्रस्ट्रेशन भी उसके अंदर दिखती है। प्रश्न संख्या 16 है, सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से मोहन के संबंध में झूठ क्यों बोला? अब सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र के से मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? जैसे उसने बताया ना कि मोहन जो है अपने बड़े भाई की बड़ी इज्जत करता है, वो पढ़ने गया हुआ है, ये सब चीजें उसने झूठ क्यों बोली? आखिर उसके झूठ बोलने का कारण ये था कि ताकि दोनों भाइयों के बीच सद्भाव बना रहे, मनमुटाव नहीं हो। यही बात उसने मोहन से भी बोली रामचंद्र के बारे में, और रामचंद्र से भी मोहन के बारे में झूठ बोला। रामचंद्र मोहन से प्रेम करता था और भविष्य के संबंध में चिंतित रहता था। गरीबी के कारण मोहन प्राइवेट परीक्षा दे रहा था। वह प्रायः घर से गायब रहता था। वह कहाँ जाता है कि इसका सिद्धेश्वरी को भी पता नहीं रहता था। बस अब चूंकि प्राइवेट है, रेगुलर स्कूल जाना नहीं है, तो अक्सर वो घर से गायब रहता था। कहाँ जा रहा है ये बात खुद सिद्धेश्वरी को पता नहीं रहती थी। यदि वह रामचंद्र से मोहन की सच्चाई कह देती, तो उसके घर से गायब रहने की बात बता देती, तो रामचंद्र को दुख होता, क्रोध भी आ सकता था। वह नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का तनाव हो, इसलिए वह रामचंद्र से झूठ कहा। अब चूंकि मोहन पूरा दिन घर से गायब रहता है, अब उसे नहीं पता है। अब अगर मान लो रामचंद्र से वो नहीं पूछती कि नहीं बताती कि मोहन कहाँ है, और रामचंद्र पूछ लेता, तब भी उसको झूठ बोलना पड़ता। उसके झूठ बोलने का कारण ये था कि अगर वो सच बता देती रामचंद्र को, तो रामचंद्र एक तो पहले ही परेशान है, तो अब मोहन की स्थिति इस रवैये को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता। तो हो सकता है जब मोहन से मिलता तो उसे डांटता, या हो सकता है मारता, और इस कारण से दोनों भाइयों के बीच में तनाव हो जाता। और इसी तनाव को वो फेस नहीं करना चाहती थी। एक तो गरीबी, ऊपर से घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो, ये वो नहीं चाहती थी। इसलिए उसने रामचंद्र से मोहन के बारे में झूठ बोला कि भाई वो बाहर गया है पढ़ने के लिए, अपने किसी दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए गया। ये झूठ वो बोलती है। प्रश्न संख्या 17 है, सिद्धेश्वरी रामचंद्र से क्यों डरती थी? अब सिद्धेश्वरी तो माँ है, रामचंद्र बेटा है। अब सिद्धेश्वरी रामचंद्र से क्यों डर रही है, क्या कारण है? देखिए, वो बड़ा बेटा है घर का, उसे वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इंटर के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा है, सीख रहा है, और साथ में नौकरी भी ढूंढ रहा है, और उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। इस चीज़ को लेकर वो फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वो जो है सारी चीज़ें नहीं करेगी तो शायद बच्चा जो है वो दुखी हो जाए, इसलिए वो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी असफलता का सारा गुस्सा वो निकाल दे। तो ये सारे कारण सिद्धेश्वरी को डराए हुए थे, इसीलिए वो घर के बाकी सदस्यों को लेकर उससे झूठ बोलती है। रामचंद्र बेरोजगार था, यद्यपि वह कोशिश कर रहा था पर सफलता नहीं मिल रही थी।
वह डरती थी कि कहीं कुछ पूछने पर वह नाराज ना हो जाए, वह यह ना समझ ले कि कहीं उसे नौकरी ना मिलने का कारण मैं उल्हाना दे रही हूँ। जैसे हम लोग होता है ना, कुछ नहीं कि हाँ बेटा क्यों नहीं जॉब मिली, क्या कारण है, कहीं तुम यहाँ चले जाते वहाँ चले जाते। अगर इस तरीके से सिद्धेश्वरी कहती तो वो शायद गुस्सा हो जाता कि भाई मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ, माँ इस चीज़ को समझ नहीं रही है और मैं उसको मतलब सिद्धेश्वरी इसको ताने दे रही है, कहीं वो ऐसा ना समझने लगे। वह रामचंद्र से खाने की बात पूछते समय भी डरती है। वह जानती थी कि निराशा में क्रोध आ जाता है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा निराश होते हैं या डिप्रेस होते हैं तो नेचुरल तौर पे हमें गुस्सा आ ही जाता है, ये चीज़ वो जानती थी। क्रोध में रामचंद्र ने खाना नहीं खाया तो उसे दुख होगा, यानी कि अगर मैंने ये पूछ लिया उससे कि काय भाई नौकरी क्यों नहीं मिल रहा, क्या बात है, तो वो गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा हो जाएगा तो वो खाना नहीं खाएगा, जिसका असर पड़ेगा। इसलिए वो डरती है और उससे खुलकर नौकरी के बारे में बात नहीं करती है। वह रामचंद्र को दुखी नहीं करना चाहती, इसी कारण वह उससे डरते हुए बात करती है कि उसे ये नहीं लगता कि मेरी किसी बात से कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाए। तो वो बहुत सोच समझकर हर एक चीज को बारीकी से देखकर तब बात करिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी बात को उसको ठेस लग जाए और गुस्सा करने लगे और हम लोगों के बीच मनमुटाव हो जाए। क्योंकि जब क्रोध आता है ना तो वो कुछ नहीं देखता कि कौन रिश्ता है कि क्या है, तो इसलिए वो इन सारी स्थितियों से थोड़ा सा बचकर रहना चाहती है, इसीलिए रामचंद्र से डर डर के बात करती है। प्रश्न संख्या 18 है, रामचंद्र को बेजान लेटा देखकर सिद्धेश्वरी ने क्या किया और उसके मन में क्या विचार आया। रामचंद्र जब घर आता है, थका हारा रहता है, चौकी पे बैठता है और वहीं धन से लेट जाता है। ऐसा देखकर सिद्धेश्वरी ने क्या किया। सिद्धेश्वरी देख रही है कि वो हताश है, निराश है। सिद्धेश्वरी ने सोचा होगा कि इसे क्या हो गया, नौकरी ना मिलने के कारण शायद वह उदास है। अब देखिए कहानी में इस बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन क्या चीज सोच सकती है सिद्धेश्वरी ये हम बता रहे हैं। चिंता के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया है। वह डरती हुई उसके पास गई। सिद्धेश्वरी ने उसे आवाज दी। उत्तर ना पाकर उसने नाक के पास हाथ रखकर देखा, फिर सिर पर हाथ रखकर देखा कहीं बुखार तो नहीं आ गया है। शायद इसी कारण यह बेजान सा लेट गया है। वह इसी चिंता में मन ही मन बेचैन हो रही थी। अब जो रामचंद्र था वो थोड़ा परेशान था, उसे नौकरी नहीं मिली थी और इस बात के कारण वो निराश था। निराशा के कारण आकर वो धम से लेट जाता है। वो बार बार बड़कू बड़कू बोलती है, लेकिन रामचंद्र जो है जवाब नहीं देता। जब वो जवाब नहीं देता तो वो परेशान हो जाती है। आती है चौकी के पास, उसके नाक के पास हाथ लगाती है, ठीक है भाई सांस आ रही है। वो हाथ सर पे हाथ रखती है। सर पर जब हाथ रखती है तो उसे ये टेंशन थी कि कहीं उसको बुखार तो नहीं आ गया, तो वो देखती है कि नहीं बुखार भी नहीं है। वो सिर्फ ये सोच रही है कि हो सकता है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं वो उसके कारण थोड़ा सा निराश है, इसलिए वो इस तरीके से लेटा हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है, दोपहर का भोजन कहानी में प्रमोद का वर्णन एक निर्धन परिवार का यथार्थ चित्रण है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब जो प्रमोद का जो वर्णन किया गया है कि सिर बड़ा है, शरीर दुबला पतला है, कुपोषण का शिकार है, हड्डियां दिख रही हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, चिड़चिड़ा सा जिद्दी सा बच्चा है, तो ये चीज क्या बता रहा है कि ये पूरी तरीके से कुपोषण का शिकार है। अब कुपोषण का शिकार किस परिवार में बच्चा होगा, जहां पर उसको अच्छी तरीके से खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है एक्चुअल में जो है वो गरीब परिवारों में बच्चों की होती है। आप कभी यूनिसेफ के वीडियोस वगैरह देखेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि जो निर्धन परिवार होते हैं जहाँ बहुत गरीबी व्याप्त होती है, तो इस तरीके के बच्चे कुपोषित में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमोद का वर्णन किया गया है वो सही में एक गरीब परिवार का सही वास्तविक चित्रण है कि एक जो गरीब परिवार होते हैं वो सही में ऐसे ही दिखते हैं। निर्धन परिवार में आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी कठिन होता है। यानी आवश्यकता क्या होती है, खाना, पानी, कपड़ा, ये जो सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे जरूरी होती है खाना, वो आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती निर्धन परिवारों में। मुंशी चंद्रिका प्रसाद का परिवार गरीब है। आर्थिक कठिनाई के कारण भोजन की भी समस्या है।
प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया हुआ है, आधा टूटा हुआ खटोला है उस पर सोया है। साधारण भोजन के अभाव में हड्डियां निकल आई हैं, उसे भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है, तो जैसे शरीर सूख जाता है और हड्डियां दिखने लगती हैं, वो उस तरीके से उसका शरीर दिख रहा है। हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान है, हाथ पैर एकदम दुबले हो गए, एकदम पतले पतले से जैसे ककड़ियां होती हैं। पेड़ हड़िया की तरह फूला है, पेट जो है ना वो फूला हुआ है और हाथ पैर कमजोर हो चुके हैं। 6 वर्ष के बच्चे की यह दशा निर्धनता का परिणाम है, यानी कि 6 वर्ष का बच्चा जो है भाई वो चलेगा खेलेगा कूदेगा, लेकिन वो एकदम बेजान सा लेटा है, उसके शरीर में ताकत नहीं है। बेडौल सा शरीर है, कहने बेडौल सा मतलब पेट बड़ा है, सर बड़ा है, हाथ पैर एकदम दुबले पतले से एकदम पतले से हो रहे हैं। यह वर्णन निर्धन परिवार की दयनीय स्थिति का चित्रण है। तो प्रमोद का चित्रण करते ही ये चीज पता चल जाती है कि इस परिवार की दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर दशा अच्छा ही होती तो भाई बच्चा थोड़ा सा स्वस्थ होता, लेकिन चूंकि वहां पे उसको खाने को ही नहीं मिल रहा है तो उसकी ये दशा लाजमी सी बात है। प्रश्न संख्या 20 है, कहानी के प्रारंभ में सिद्धेश्वरी की मनः स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कहानी के प्रारंभ में क्या बताया गया? सिद्धेश्वरी खाना बना रही है। खाना इतना नहीं है कि परिवार के 5 सदस्यों का पेट भरा जा सके, तो बनाते बनाते जो है वो इस चीज़ को लेकर परेशान है, एकदम से उसे भूख लगती है, भूख को मिटाने के लिए वो जो है पानी पीती है, एक अलग सी बेहोशी सी उसके अंदर सी आ जाती है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई और मन से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, व्याकुल है कि घर के सभी सदस्यों को एक सही तरीके से वो भोजन नहीं दे पाएगी। कहानी के प्रारंभ में सिद्धेश्वरी खाना बनाने के बाद चूल्हा बुझाकर दोनों घुटनों के बीच सिर कर विचारों में खो जाती है। वह सोचती है कि उसका घर संसार कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पति की नौकरी छूट गई है। प्यास लगने पर वह पानी पीती है और खाली पेट पानी पीने से ये पानी उसके कलेजे में जा लगता है। कहते हैं ना, जब पेट खाली हो तो एकदम से धक से लगता है, पानी हम पी लें तो वो होता है। वह कुछ देर जमीन पर लेट जाती है। वह आधे घंटे तक ऐसे ही पड़ी रहती है कि अचानक सोए हुए प्रमोद पर भिन भिनाती हुई मक्खियां देखती है। यानी कि वो इस तरीके से परेशान है, इन स्थितियों के साथ वो लड़ नहीं पा रही है, कोशिश कर रही है, खाना पूरी सफिशिएंट नहीं है, खुद वो भी भूखी है, पानी पीती है तो उसको लग जाता है, वो वैसे ही लेट जाती है। फिर अपने बेटे की हालत देखती है कि उसके बेटे की भी कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी है। वह उठती है और उसके मुंह पर अपना फटा हुआ गंदा ब्लाउज डाल देती है। जैसे ही वह बाहर किवाड़ की आड़ में गली में देखती है कि तेज धूप है और 12 बज चुके हैं, तो वह इस चिंता से व्यग्र हो उठती है कि घर के सदस्य अब तक खाना खाने क्यों नहीं आए। तो अपने बेटे की स्थिति देखकर, क्योंकि वो बेटा इतना कमजोर है कि अपने ऊपर पड़ रही मक्खियों को भी वो नहीं हटा सकती है, तो इस कंडीशन में वो उठती है और अपने एक गंदा सा ब्लाउज उसके मुंह पे डाल देती है ताकि मक्खियां उसके मुंह पर ना पड़े। बाहर की स्थिति देखकर अब वो परेशान है, अभी तो खाने को लेकर, घर की स्थिति को लेकर परेशान, बच्चे को लेकर परेशान। फिर उसके बाद ये सोचती है कि जो थोड़ा बहुत खाना बना है कम से कम घर के लोग आकर खा ले। 12 बज चुका होता है, दोपहर हो चुकी है, लेकिन कोई खाना खाने नहीं आता, तो गली में खड़े होकर वो उन सब दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगती है। तो इस तरीके से वो घर परिवार सभी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित सी हो रही है। प्रश्न संख्या 21 है, लेखक ने दोपहर का भोजन कहानी में परिवार की विपन्नता का कैसे चित्रण किया है। इस पूरी कहानी में परिवार बहुत ही गरीब स्थिति में, बहुत ही गरीब से भी मतलब कहेंगे और ज़्यादा खराब स्थिति में है। उस स्थिति को वर्णन करने के लिए उन्होंने जगह जगह जो शब्दों का इस्तेमाल, जो चीज़ें करी हैं वो आपको बतानी है। इस कहानी में लेखक ने परिवार की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है। घर की स्थिति इतनी दयनीय है कि सबको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। एक तो ये भाई घर में सबसे पहले क्या होता है कि भोजन सबको जो है प्रॉपर वे से मिलना चाहिए, जितना एक अमाउंट है सभी को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो किसी को नहीं मिल रहा है। रामचंद्र इंटर पास है, फिर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा है। रामचंद्र को खाना खिलाते वह पूछती है, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र भावहीन आंखों से माँ की ओर देखकर कहता है, समय आने पर कुछ हो जाएगा। यानी कि वहाँ कुछ हुआ मतलब कहीं कुछ नौकरी मिली क्या, इस चीज़ से तो कहकर कुछ होगा तो भाई हो ही जाएगा। जब रामचंद्र मोहन के बारे में माँ से पूछता है तो वह रामचंद्र के सामने यही कहती है कि अपने किसी साथी के घर पढ़ने गया है। यानी कि यहाँ पर वो झूठ बोलती है कि वो किसी साथी के यहाँ पढ़ने गया है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के पास पहनने के लिए तार तार बनियाइन है।
आंगन की अलगनी यानी कि जो रस्सी बंधी होती है पर कई पैबंद लगी गंदी साड़ियां टंगी हैं। दाल पनी भौला बनी है, दाल पनी वाला मतलब जो दाल बनी है वो भी पानी वाली है। अब देखिए चंद्रिका प्रसाद के पास एकदम फटी हुई बनियान पहनने को है। सिद्धेश्वरी की साड़ी जो आंगन में टंगी हुई है उसमें बहुत सारे पैबंद लगे हुए हैं। दाल जो खाने के लिए बनी है वो पूरी पानी वाली है। होता है ना, दाल एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में होती है कि ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा भारी हो, लेकिन वो क्या है, वो एकदम पानी पानी बनी है। प्रमोद टूटे खटोले पर सोया है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मुंशी जी 45 के होते हुए भी 50-55 के लग रहे हैं। कहानी के अंत में भी वहां मक्खियां और गंदगियां दिखाई दे पड़ती हैं। अलगनी पर पैबंद लगी गंदी साड़ियां, पानी भरी दाल, गिनती की रोटियों से गरीबी की भयानकता बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की विपन्नता का सजीव चित्रण किया है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि इस परिवार की कंडीशन बहुत बुरी है, जहां खाने को नहीं, पहनने को नहीं, नौकरी नहीं, सारी कुछ चीजें बताई, साथ ही गंदगी और भिन्न भिन्नाती मक्खियां भी उन्होंने बताई हैं। तो इससे साफ ये चीज पता चल रही है कि ये परिवार बहुत ज्यादा गंदगी के साथ और अपनी गरीबी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, सिद्धेश्वरी रोटी लेने के लिए रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी से जो इसरार करती है उसके मर्म का वर्णन कीजिए। यानी कि उसके घर में रोटी नहीं है ये चीज सिद्धेश्वरी जानती है, लेकिन तब भी सबके 2-2 रोटी खा लेने के बाद उनसे और रोटी लेने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि रोटी नहीं सबको पूरी पड़ेगी, लेकिन तब भी कहती है। तो उसके पीछे का मर्म सही यही है कि वो घर के सदस्यों को ये पता नहीं चलने देना चाहती है कि घर में जो है बहुत गरीबी है, लोगों को खाना खाने के लिए नहीं, मतलब एक अपनी स्थिति से अवगत लोगों को नहीं कराना चाहती, बचाना चाहती है। इसलिए वो इस तरीके से सबसे इसरार करती है कि एक-एक रोटी और ले लो। जब रामचंद्र घर खाना खाने आता है तो सिद्धेश्वरी उसे खाना देती है। माँ के कहने पर भी वह और रोटी नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि अभी औरों को भी खाना खाना है। यानी कि अब वो घर का बड़ा बेटा है, उसे घर की स्थिति पता है, उसे पता है कि भाई घर के अंदर इतना भोजन नहीं है। तो उसे जब माँ बोलती है कि भाई वो तो माँ है, वो तो बोलेगी बेटा खाओ, लेकिन वो समझदार था, वो समझ जाता है, इसलिए वो और रोटी नहीं लेता है। मोहन को भी वह 2 रोटी दाल और तरकारी देती है और वह भी और रोटी लेने से मना कर देता है, पर दाल मांग कर पी लेता है। उसने कहता कि ठीक है रोटी नहीं लेंगे। अब वो चूंकि छोटा था, इतना समझदार नहीं था, क्लास 10th में था बच्चा, इतना समझदार नहीं था, तो वो रोटी तो नहीं लेता मगर दाल और, लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं समझ पाता है कि भाई घर में सारी चीजें एक बराबर मात्रा में हैं। अंत में मुंशी जी आते हैं, यानी घर के जो मुखिया हैं, उन्हें भी वह 2 रोटी दाल और चने की तरकारी देती है। जब और रोटी के लिए पूछती है तो वे घर की दशा से परिचित होने के कारण रोटी लेने से मना कर देते हैं, किंतु गुड़ का ठंडा रस पीने के लिए मांगते हैं। वो भाई 2 रोटी में उनका पेट नहीं भरता, तो वो ये कहते हैं कि चलो भाई गुड़ का ठंडा रस दे दो, उसी से पेट भर, लेकिन वो रोटी और लेने से मना कर देते, क्योंकि वो जानते हैं कि घर में सबके लिए बराबर रोटी बनी हुई है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा रोटी भी ले लूंगा तो किसी के हिस्से की रोटी मारी जाएगी और हो सकता है सिद्धेश्वरी खाने के लिए रह जाए। ये बात वो समझते हैं, इसीलिए वो और रोटी खाने से मना कर देते हैं। जितनी बार सिद्धेश्वरी किसी को एक और चपाती खाने का आग्रह करती है तो उतनी बार लगता है कि अब समस्या विकराल हो जाएगी। मतलब हर बार लगता है कि अब समस्या, यानी कि अगर उसने रोटी के लिए इंसिस्ट किया है और सामने वाले ने रोटी ले ली तो यानी कि सिद्धेश्वरी की रोटी नहीं बचेगी और वो और प्रमोद दोनों भूखे रह जाएंगे। इस स्थिति से वो समझती है, मतलब हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब हालत बिगड़ जाएगी। परिवार के सदस्यों में एक अदृष्ट सा समझौता है, कोई भी 2 रोटी से अधिक की मांग नहीं करता और ना ही इससे अधिक चपाती खाने का अधिकार रखता है। एक माँ और पत्नी के नाते वह उन्हें और रोटी लेने के लिए बार बार अनुरोध करती है। इस कहानी का कथानक निम्न मध्यम के परिवार की आर्थिक विपन्नता को लेकर चला है। परिवार के सारे सदस्य फटे पुराने कपड़े पहने हैं, आधा पेट खाना खा के रसोई से उठ जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं उस परिवार की स्थिति को ही दर्शा रही हैं। सिद्धेश्वरी इस स्थिति से भी सभी सदस्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही है, यानी कि स्थिति बहुत विकट है, लेकिन तब भी वो घर में सभी को खुश रखने का प्रयत्न कर रही है। वह सभी सदस्यों से वही बातें करती है जिनसे उन्हें प्रसन्नता मिले।
उसका यह प्रयत्न सफल भी रहता है। भूखे रहने की पीड़ा को वे कुछ समय के लिए भूल भी जाते हैं। इससे सिद्धेश्वरी को भी क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, जो उसके स्वयं खाना खाने के लिए बैठने पर आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है, यह सोचकर कि वह अपने परिवार को पेट भर खाना नहीं खिला सकती है। तो इस पूरे जो चपाती बार बार इंसिस्ट करना कि रोटी और ले लो, खा लो, इसका मर्म सीधे यही निकल के आता है कि वो सिद्धेश्वरी बहुत प्रसन्न करना चाहती है और लोगों को इस परिस्थिति में भी दुखित नहीं करना चाहती है। इसीलिए वो एक दूसरे से झूठ बोलती है, बार बार चपाती खाने के लिए कहती है कि परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी तकलीफ को भूलकर इसमें थोड़ा सा रम जाएं। प्रश्न संख्या 23 है, दोपहर का भोजन कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब बेसिकली क्या है, ये कहानी किस तरह की शैली में लिखी गई है ये बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पर ये चीज बतानी है कि अमरकांत की भाषा शैली कैसी। अगर दोनों तरीके से पूछा जाए तो आप यहाँ पर सेम यही उत्तर लिख सकते हैं, दोपहर की कहानी की भोजन की भाषा शैली या अमरकांत की भाषा शैली। आपको दोनों में से जो भी लिख रहा हूं आंसर यही रहेगा। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा रचित एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में मध्यम वर्ग की पीड़ा, दुख एवं विषाद का चित्रण हुआ है। कहानीकार ने कहानी में विशुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना करके सरल, संक्षिप्त एवं सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ये चूंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, निम्न मध्यम, और दूसरा गरीबी को दर्शा रहा है, तो इसलिए इसमें क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कहानीकार इसे आम जनता से जोड़ना चाहता था। अगर वो कहानी में बहुत ही कठिन शब्दों या वाक्यों का इस्तेमाल करता तो शायद साधारण जनता इससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती। इसकी कहानी में बोरियत, बोझिलता एवं जटिलता आदि का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप साथ साथ में बैकग्राउंड का, पर्यावरण का वो इतना बढ़िया मिश्रण करके वर्णन कर रहे हैं जिससे बोरियत नहीं होने पा रही है। मुहावरों की अभिव्यंजना से भाषा शैली सटीक बन गई है। व्यंग शैली इनकी कहानियों में प्रमुख विशेषता है। अपनी इसी शैली से अमरकांत पाठक का मन मोह लेते हैं। तो जहां इस कहानी में हमने देखा ना कि बहुत ही ज्यादा दरिद्रता और विपन्नता दिखाई गई है, दुख, दर्द और करुणा को व्यक्त किया गया है, लेकिन इनकी बाकी कहानियों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें व्यंग का पुट भी सामने दिखाई देता है। तो कहानी में वो व्यंग बहुत ही तरीके से दिखाते हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं जो समाज में शोषण का कारण बनते हैं। प्रश्न संख्या है 24, दोपहर का भोजन कहानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस कहानी को हमने पूरा पढ़ा हुआ है, तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि इस कहानी में कितने लोग हैं, क्या कैरेक्टर है, क्या चीज बताई गई है, कैसी भाषा शैली इस्तेमाल है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या चीजें और इस्तेमाल करी गई हैं इस कहानी को और ज्यादा रोचक और आकर्षक बनाने के लिए। आपको ये चीज का हमें संक्षिप्त परिचय लिखना है। दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत द्वारा रचित है। यह यथार्थवादी शैली पर आधारित है। यथार्थवादी शैली का मतलब होता है वास्तविकता पर आधारित ये कहानी है। जो कहानी यहाँ प्रस्तुत की गई है ऐसे बहुत से परिवारों की कहानी ये एक्चुअल में है। इस कहानी में अमरकांत ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की पीड़ा, विषाद तथा दुख का शब्द चित्र खींचा है। लेखक ने कहानी का प्रारंभ यथार्थवाद शैली को आधार बनाकर किया है। उन्होंने इस कहानी में मध्य वर्ग की कारुणिक गाथा का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। कहानीकार ने कहानी में देश शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। देश शब्द क्या है? चरगे, गमछा, बरका, सुगड़ना, जुगाली, सुड़ सुड़, सरकना, लीपना, पोतना, धम से, कनखी, छिपुली, पुक पुक, उचका, झट से, मंझला, बड़का, झूठ मूठ आदि ये सभी क्या हैं? ये देशज शैली, देश क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द हैं वो लिए गए हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए उर्दू एवं तत्सम शब्दों का भी सहारा लिया गया है। मुहावरों का भी यथासंभव प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इस कहानी की शैली क्या रही हमने पूरी तरीके से जान लिया। तो संक्षिप्त परिचय का तात्पर्य यहां हुआ कि इस कहानी में किस किस तरह की चीजों को उजागर किया गया है। हाँ, लेकिन अगर आपसे यहां पर सार पूछा जाएगा तो आप ये परिचय देने के बाद में इसका सार भी पूरा लिखेंगे।
अब आते हैं कहानी में प्रयोग किए गए देशज शब्दों को सूचीबद्ध कीजिए। अभी जैसे हमने यहाँ पर कुछ देशज शब्द बताए, ऐसे ही यहाँ पर सारे जो भी देशज शब्द हैं उन सभी को हम दे देंगे। दोपहर का भोजन कहानी में कहानीकार अमरकांत ने देशज शब्दों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया है। चूंकि ये कहानी ऐसी है कि वो लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने क्षेत्रीय भाषा या देशज भाषा का ज्यादा इस्तेमाल किया है। जो निम्नलिखित हैं, गगरे, ओसारे, खटोले, हड़िया, किवाड़, आड़, गमछा, बड़कू, खड़खड़िया, इक्के, ए बड़का, बड़बड़ाना, तरकारी, सुड़ सुड़, खसखस, चुभला चबा, सुड़कते, जुगाली, धम से, सरकना, लीपना पोतना, उचका, झट से, पनियारी, छिपुली, कनखी, मंजला, धड़ते, पुक पुक, सबक, बरका, पंडकू, ठहाका, बटलोई और उंडलो आदि। जैसे ये ऐसे बहुत, अब इसके अलावा भी और भी बहुत ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का ही बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। तो इस प्रश्न के साथ ये पूरा अध्याय हमारा यहाँ समाप्त हुआ। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दिए मैंने आपको। यहाँ पर बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है कि आप हर चीज़ को कितने अच्छे से लिख सकते हो। तो इस पार्ट के साथ अभी हमारी बुक समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये अभी हमारा दूसरा अध्याय था, अभी और भी अध्याय हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। ये फ्री एजुकेशन के वीडियोस आपको YouTube पे, मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह 100% फ्री वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट और ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करी गई है, जिससे आपको पढ़ने और अपने मन मुताबिक टॉपिक खोजने और चैप्टर पे जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आकर आप अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में जैसे ही आप चैप्टर सेलेक्ट करते हैं उसमें हमारे सारे पैटर्न आपके आते हैं। जैसे सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जहां हम चैप्टर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाते हैं। ये सब हम हर चैप्टर के साथ फॉलो करते हैं ताकि आपको चैप्टर और क्वेश्चंस के हर एक तरीके से वाकिफ करा सकें। इसके अलावा जब हमारा फाइनल एग्जाम्स के टाइम का समय आता है तो उस समय हम जो है आपके लिए मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स हर सब्जेक्ट के इशू करते हैं। उसे देखकर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशन लेकर आते हैं। बहुत सारे आपके रिवीजन वीडियोस हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लाइव वीडियोस हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, बहुत सब कुछ आपके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकें। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।